नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष पाल, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। मैं रस वैद्य हूँ और एक छोटी सी फार्मेसी चलाता हूँ जो कि मध्य प्रदेश के छोटे से जिले छिंदवाड़ा में स्थित है। आशा है कि आप सभी कोरोना के इस विपत्ति काल में अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और साथ ही जो आयुष की गाइडलाइन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, उसका पालन कर रहे होंगे और अपने रोगियों को भी प्रेरित कर रहे होंगे कि वो सभी आयुष की और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे होंगे। आज मैं आपके सम्मुख संधान कल्पना, जो कि पंचकषाय कल्पना में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, संधान कल्पनाओं के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत नहीं करेंगे। संधान कल्पनाओं में जो है बहुत सी कल्पनाएं हैं, पर हम जो मुख्य कल्पनाएं हैं वे आसव एवं अरिष्ट हैं। आसव एवं अरिष्ट संधान कल्पना में आसव और अरिष्ट दो कल्पनाएं मुख्य मानी गई हैं। आसव और अरिष्ट जो हैं उनका पंचकषाय कल्पना के विकास क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह इसलिए रहा है क्योंकि स्वरस, कल्क, पांच, शीत और हिम जो कल्पनाएं हैं उनकी सवीर्य अवधि या सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम थी। इसलिए हमें एक ऐसी कल्पना की आवश्यकता थी जो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी हो और उसको स्टोर करना भी इजी हो। साथ ही आयुर्वेद के बहुत से किसी भी कल्पना के पीछे हमारे ऋषियों का, हमारे आयुर्वेदाचार्यों का, वैद्यों का हमेशा से ही एक विचार या एक उद्देश्य नहीं रहा है। किसी भी कल्पना को बनाने के लिए बहुआयामी तरीकों से सोचा गया है ताकि वह अधिक से अधिक रोगी को लाभ पहुंचा सके। तो उसी प्रकार जैसे संधान कल्पना है, संधान कल्पनाओं को बनाने का क्या उद्देश्य है? संधान कल्पना को बनाने का उद्देश्य यह है कि वो जो है ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सके। तो ज्यादातर समय तक सुरक्षित रहेगा तो ऋतु अनुसार औषधियों की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, आज भी नहीं हो पाती, पहले भी नहीं हो पाती थी। साथ ही स्टोरेज वाली जो समस्या थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पहले मृतिका पात्रों में और कच्ची जड़ी बूटियों को और बने हुए औषध द्रव्यों को भी कच्चे मृतिका पात्रों में ही ज्यादातर रखा जाता था। आज की तरह आधुनिक प्लास्टिक के बॉटल्स, कॉर्क, ग्लास, ये विधियां नहीं उपलब्ध थी। इसलिए संधान कल्पना को स्टोर करना अपेक्षाकृत सस्ता था, आसान था और साथ ही वे बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी थे। संधान कल्पना जो है वो जल में औषधीय द्रव्यों को या तो क्वाथ करके या फिर वैसे ही कच्चा, उसमें मीठा मिलाकर, मीठा मतलब शक्कर, मधु या फिर खांड या गुड़, जिसको देशी गुड़ जिसको कहते हैं, गुड़ मिला के धातकी पुष्प या महुए का फूल, बबूल की छाल आदि द्रव्यों की सहायता से संधान किया जाता था और उसके पश्चात उसको छान कर रख लिया जाता था। संधान कल्पनाओं में आसव और अरिष्ट ही मुख्य हैं। इसके अलावा भी हैं, सुरा है और विनेगर जो जिसको हम कहते हैं, शुक्त वगैरह हैं, यह भी हैं, पर आसव और अरिष्ट कल्पनाएं ही ज्यादा प्रचलित हो पाई। आसव और अरिष्ट कल्पनाओं में इनका उद्देश्य बनाने का यह था, यह लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती थी। उसके अतिरिक्त गुणांतराधान, जो औषध द्रव्य अपने स्वरस रूप में, चूर्ण रूप में जो गुण रोगियों पर या रोगों पर देता था, वही संधान करने के पश्चात कुछ अलग ही गुणों को बहुत इफेक्टिव तरह से, या गुणांतराधान मतलब उसके गुणों में वृद्धि या बायो अवेलेबिलिटी जो है उसकी, क्योंकि आसव अरिष्ट जो है वो मध्य के तरह ही मध्य के गुणों से युक्त होते हैं। मध्य के आशुकारी, सर और व्यवाही विकासी गुणों के कारण यह अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी होते हैं। यदि हम अर्जुनारिष्ट या अर्जुन स्वरस की बात करें
तो अपेक्षाकृत अर्जुनारिष्ट अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि वह मध्य के गुणों से युक्त हो जाता है, जो कि आसवरिष्ठ के स्वरूप में उसमें विद्यमान हो जाते हैं। तो ये वायु अवेलेबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आसवरिष्ठ कल्पना बनाने के पीछे। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है या फिर उन शब्दों में नहीं लिखा गया है या टीकाकारों के द्वारा उस दृष्टि से ग्रंथों को नहीं लिखा गया है, पर मुझे लगता है कि बायो अवेलेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा वो इसमें बिंदु हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक बिंदु और है, चूंकि मैं आयुर्वेदाचार्य के साथ साथ फार्मासिस्ट भी हूँ, मैंने एलोपैथ का फार्मेसी कोर्स भी किया हुआ है, तो वहाँ पर हम जब द्रव्यों की बात करते हैं या दवाओं की बात करते हैं तो वो उनको 3 या 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है जो जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल एल्कोलाइड्स। कुछ औषध द्रव्यों के एल्कोलाइड्स होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद है जो होते हैं फैट सोल्यूबल एल्कोलाइड्स। कुछ औषध द्रव्यों के जो औषधि गुण हैं या कुछ स्पेसिफिक एल्कोलाइड्स हैं वो केवल वसा में घुलनशील होते हैं। उसके बाद तीसरा जो है आता है वह होता है एल्कोहल में जो है घुलनशील एल्कोलाइड्स। तो ये इस दृष्टि से भी आप यदि देखेंगे तो संधान कल्पनाएं सिर्फ मध्य का स्वरूप देने के लिए नहीं है या उसको सुरक्षित करने के पीछे नहीं है। हमारे ऋषियों का, आचार्यों का कितना गूढ़ दृष्टिकोण वहां पे है कि कुछ मैंने बहुत आसवरिष्ठों में बहुत से द्रव्य ऐसे देखे हैं जिनमें ऐसे एल्कोलाइड्स हैं जो केवल अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। उनका क्वाद बनाने पे या उनको किसी और रूप में लेने पे वो क्रियाहीन रहते हैं, उस तरह से लाभ नहीं पहुंचाते जिस तरह से वो अल्कोहल में घुलनशील होने के कारण संधान क्रिया के बाद इफेक्टिव हो जाते हैं। तो अल्कोहल सोल्यूबल एल्कोलाइड्स की जो थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। इसके इस तरह से भी हमको विचार करना चाहिए कि संधान कल्पनाओं का एक यह भी पहलू हो सकता है। इसके बाद संधान कल्पनाओं का आसव अरिष्ट भेद। आसव अरिष्ट के भेद जब आप शास्त्रों में देखेंगे या आचार्यों को देखेंगे, लगभग सभी ग्रंथों में कोई भी भेद उसमें नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ आप जब भी देखेंगे तो भेद आपको एक ही मिलेगा कि आसव जो है वे बिना आशुद्ध द्रव्य को बिना क्वाथ के केवल जल के साथ यवकुट करके संधान हेतु रख दीजिए, माह भर बाद वह आसव में परिणित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अरिष्ट में उसका उल्टा होता है। हम औषध द्रव्य बनाने जिस औषध द्रव्य का हमको अरिष्ट बनाना है उसको हम पहले क्वाथ निर्माण करते हैं, उसके बाद मधु, शर्करा, गुड़ और संधानी द्रव्य जो हैं अन्य संधानी द्रव्य हैं वो मिला के और संधान करते हैं तो हमें अरिष्ट फॉर्म में मिलता है। दोनों की प्रक्रियाएं लगभग वो हैं। गुणों में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं बताया है। अग्नि का संस्कार होने के कारण अरिष्ट जो है वह आसव से अधिक गुणकारी बताए गए हैं, क्योंकि उसमें अग्नि औषधों का अग्नि संस्कार होने से जो सत्व भाग है औषध का वो अधिक आ जाता है, इसलिए अरिष्ट आसव के अपेक्षा अधिक लाभकारी बताए गए हैं। अब भी इस जो आसव अरिष्ट के भेद में भी हैं, इसमें भी एक अलग ही दृष्टिकोण हमको देखना चाहिए कि मैंने आसव और अरिष्ट दोनों द्रव्यों की जो लिस्ट है आप भी देखें। आसव और अरिष्ट जितने भी हैं, जैसे अर्जुनारिष्ट है, अरविंदा सव है, कनका सव है, ये सभी जो आसव और अरिष्ट के भेद हैं इनमें जितने आसव हैं, मतलब जिन्हें बिना क्वाथ बनाए हमें संधान करना है, इन सभी इन सभी जो औषधियों हैं उनके घटकों पे आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये सारे ऐसे द्रव्य मिलेंगे जिनमें वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं। मतलब उड़नशील तेल जिस औषध में उपलब्ध होता है उनके आचार्यों ने आसव बनाए हैं, उनका अरिष्ट नहीं बनाया गया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो वॉलेटाइल ऑयल्स हैं वो उनका अरिष्ट बनाएंगे हम तो वो क्वाथ बनाने की प्रक्रिया के दौरान ही उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या कार्यात्मक भाग है वह उड़ जाएगा। जैसे जायफल जो है, जायफल आप देखेंगे तो जायफल आपको आसव वाली लिस्ट में मिलेगा,
जितने आसव हैं उनमें बहुत सारे में आपको कस्तूरी है और जायफल है, लौंग है, ये सारे आसवों की लिस्ट में आपको घटक द्रव्य के रूप में मिलेगा। अपेक्षाकृत एक दो जगह हो सकता है कि आपको ये औषध आरिष्ट में भी मिल जाए, पर मैक्सिमम जो है वो सारे उड़नशील द्रव्य वाले जो पदार्थ हैं, जो घटक द्रव्य हैं, वो आसव में लिया हुआ है। तो यह भी एक बहुत गूढ़ विषय है कि हमारे आचार्यों को यह इस बात का भान था कि उड़नशील तेल का हमें आसव नहीं आरिष्ट नहीं बनाना है। तो इस विचार से भी आप इसमें देखें। कुछ उदाहरण हम देखेंगे तो जो कुछ प्रसिद्ध अरिष्ट हैं, बलारिष्ट है, अश्वगंधारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है, ये सभी जो है जो क्वाथ करके बनाए जाते हैं। इसके जैसे ही हम देखेंगे आसव जो है तो पिपलिया सब है, पिपली है, पिपलिया में भी वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं। हमारा उसीरा सब है, चंदना सब है, अहीफेना सब है। अहीफेना सब तो अभी नहीं आता है, पर अहीफेना सब भी जो है उसको आसव में लिया गया है, क्योंकि उसमें भी बहुत से उड़नशील द्रव्य होते हैं जो कि अपने कार्यकारी गुण जो है वो क्वाथ बनाने के दौरान खो सकते हैं, इसलिए उनको आसव में रखा गया है। इसके अलावा अरिष्ट जो है वो अग्नि प्रदीपक होते हैं, अर्श और कफवात शामक रोगों में उपयोग करने का विधान बोला गया है। इसी तरह आसव जो है वो अर्श, ग्रहणी, पांडु और दीपन पाशनी गुणों से युक्त अधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त आसव वरिष्ठ में बहुत भेद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब आसव वरिष्ठ जो है उसका निर्माण सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है, क्योंकि जैसे सबसे पहली बात तो रस शास्त्र के विषय में सबसे कम हम लोगों का जो अनुसंधान वाली जो बातें हैं, या जो सबसे ज्यादा आयुर्वेद बढ़ रहा है और हमेशा से 20 गुनी गति से आयुर्वेद बढ़ रहा है, पर वहीं आप देखेंगे तो औषध निर्माण के संबंध में जो आने वाले वैद्य हैं वो बहुत कम है। निर्माण संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान की बहुत कमी है, हो रहे हैं पर वो अपेक्षाकृत कम है। जिस प्रकार से क्लिनिकल ट्रायल्स और अन्य क्षेत्रों में गति हुई है उस गति से इस क्षेत्र में लोग नहीं आ रहे हैं। ये नहीं आने का दुखद परिणाम यह है कि बहुत से हमारे जो रसायन प्रकरण हैं, बहुत से औषध कल्प जो प्रचलित नहीं है पर आज भी उतने ही लाभकारी हैं, वो मार्केट में नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो उस गुणों से युक्त नहीं है जिन गुणों के साथ वो लाभकारी हो सकते हैं। इसलिए इससे आयुर्वेद का ह्रास है। इसलिए अधिक से अधिक वैद्यों से मैं निवेदन करूंगा कि औषध निर्माण क्षेत्र में आए, और औषध निर्माण क्षेत्र में नहीं आते हैं तो आप घटकों पे जरूर ध्यान दीजिए। आरोग्यवर्धिनी में किस चीज की भावना दी गई है, किसी पोटली कल्पना है तो वो कैसे बनती है, इसका ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए। इसके ज्ञान होने से आपके प्रैक्टिस में भी बहुत लाभ मिलता है। तो इसी तरह से आसावरिष्ठ निर्माण जो है सबसे उपेक्षित है, जबकि आसावरिष्ठ निर्माण जो है सबसे ज्यादा, जिस प्रकार से हमें कूपीपकव रसायन बनाते टाइम प्रत्येक चरण में ध्यान देना होता है, उसी प्रकार से आसावरिष्ठ के निर्माण का प्रत्येक चरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही नाजुक ये प्रक्रिया है जिसपे अब ध्यान नहीं जाता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी मैं कुछ कंपनीज को जानता हूं जो क्वाद बना के उसमें ऊपर से एथाइल अल्कोहल या अल्कोहल मिलाकर उसको उस रूप में मार्केट में उतार रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। तो आसावरिष्ठ की निर्माण की प्रक्रिया को आप ध्यान से देखिए। बहुत शॉर्ट में हम यहाँ जानेंगे, ये बहुत विस्तृत है और बहुत ही सूक्ष्म है। तो निर्माण है तो सबसे पहले निर्माण चाहे आसावरिष्ठ का करें या किसी भी औषध द्रव्य का करें तो उसकी शुद्धता के लिए आपको प्रतिबद्ध होना सबसे जरूरी है, क्योंकि आप निर्माण के प्रथम चरण में औषध की शुद्धता का ध्यान नहीं रखेंगे तो अंतिम उत्पाद आपको अपेक्षाकृत कम गुणों वाला प्राप्त होगा, जो कि अच्छा नहीं है। इसलिए शुद्धता का बिल्कुल ध्यान रखें। आसावरिष्ठ के निर्माण में अपेक्षाकृत महंगे औषध द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे केसर है, कस्तूरी है, घृत कुमारी है, मधु है। ये सब आज की डेट में महंगे द्रव्य हैं, तो इनकी और मार्केट में पंसारियों द्वारा इस पे बहुत मिलावट की जाती है। तो औषध द्रव्यों की शुद्धता का विशेष ख्याल रखिए।
उसके यदि आप निर्माणशाला में हैं तो उनके आइडेंटिफिकेशन का बिल्कुल इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक औषध द्रव्य को लेते समय उसकी स्वच्छता, उसमें फंगल, उसमें अन्य धातु या विषैले धातुओं का प्रदूषण तो नहीं है, ये ध्यान रखते हुए ही औषध द्रव्य लेनी चाहिए। औषध द्रव्य लेने के बाद उसके साथ उसको धोकर सुखाकर ही आशा वरिष्ठ की प्रक्रिया में पूर्ण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मान। मान परिभाषा प्रकरण में हम लोगों ने सभी ने पढ़ी है। मान परिभाषा किसी भी औषध द्रव्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है और आशा वरिष्ठ के निर्माण में मान जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप जल है, मधु है, शर्करा है या औषध द्रव्य है, इनमें से किसी के भी मान में आप गड़बड़ करेंगे तो आपको आशा वरिष्ठ नहीं संधान नहीं होगा, शुक्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। इसलिए इनको मान का बिल्कुल विशेष ख्याल इसमें रखना होता है। प्रत्येक आशा वरिष्ठ के अनुसार अलग अलग द्रव्य की मात्रा, उसमें उपयुक्त धातु की पुष्प की मात्रा, उसमें उपयुक्त गुड़ की या शर्करा की या मधु की मात्रा जो बताई गई है, हमको उसी अनुसार बनाना चाहिए। कहीं कहीं पर उसमें कम या ज्यादा किया जा सकता है, पर अधिकतर जगहों पर हमको शास्त्र का पालन करना चाहिए। आशा वरिष्ठ कल्पनाओं में सबसे महत्वपूर्ण एक और है, वह है पात्र। आप किसी भी औषध द्रव्य को बनाने में पात्र का उतना अधिक वर्णन आपको नहीं मिलेगा। अवलेह वगैरह में बताया है कि आपको स्टेनलेस स्टील के का कढ़ाई लेना है या स्टील का कढ़ाई लेना है, परंतु जितना विस्तृत वर्णन पात्र का संधान कल्पना में है उतना विस्तृत मुझे नहीं लगता कि किसी और औषध कल्पना में पात्र के विषय में इतना गंभीरता से इतना सूक्ष्म अध्ययन बताया गया है। ये बहुत ही विस्तृत है, हम उतना विस्तृत नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे कि पात्र के लिए क्या क्या हमें शास्त्र अनुसार निर्देश किए गए हैं। पात्र जो है शास्त्र अनुसार मिट्टी का लेने का कहा हुआ है। मिट्टी के पात्र में ही संधान की विधियां, अधिकतर विधियां मिट्टी के पात्र में ही की गई हैं। मिट्टी के पात्र के साथ साथ कहीं कहीं पर चीनी मिट्टी का पात्र भी है जिसका वर्णन हमको किया गया है। मिट्टी के पात्र में जब पहले संधान किया जाता था तो या तो उसको जमीन के नीचे गड्ढा खोद के गड़ा दिया जाता था या जमीन से कुछ ऊपर भूसे या लकड़ी के पटिये पर रख के संधान प्रक्रिया निर्वात स्थान पर करने का विधान बताया गया था। परंतु जब मिट्टी का पात्र आप लेते हैं तो मिट्टी के पात्र में कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी का पात्र जो है लवण युक्त मिट्टी का भी बन जाता है। तो लवण युक्त मिट्टी के पात्र में बना हुआ संधान प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं हो पाती है, और यदि हो जाती है तो वो शुक्त हो जाता है या संधानी द्रव्य है वो खट्टा हो जाता है और हमें वांछित कल्पना है आशा वरिष्ठ वो नहीं मिल पाती। इसलिए उसके साथ साथ कभी कभी जब मिट्टी के पात्र में संधान किया जाता था तो मिट्टी के पात्र से संधानीय द्रव्य, क्योंकि संधान की प्रक्रिया में गैसों का विन्यास होता है, गैस कभी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विन्यास उसमें होता है, तो वायु के या गैस के दबाव के कारण जो आशा वरिष्ठ है वो सूक्ष्म छिद्रों से निकलकर मिट्टी में विलीन हो जाता था और पात्र खाली मिलता था संधान के टाइम। तो इसलिए ये अपरिपक्व है। मैं संधान प्रक्रिया का ये जो मिट्टी पात्र वाला है इसको मैं बहुत बार करके देख चुका हूँ, जिसमें मिट्टी के पात्र में मुझे कभी भी सफलता नहीं मिली है। मैं एक बार गड़ा कर भी देख चुका हूँ पात्र को, और एक बार जमीन के ऊपर भी रख के मैंने संधान की प्रक्रिया करने की कोशिश की है, पर मुझे उसमें कभी भी लाभ नहीं मिला है। हाँ, अभी जो है मैं चीनी की मिट्टी में कुछ मात्रा में वृहद स्तर पर चीनी की मिट्टी में भी दिक्कत जाता है, पर आप कुछ यदि थोड़ा बनाते हैं तो कुछ मात्रा में हम एक वीरा सौ का एक निर्माण करते हैं, केवल एक ही आसव का निर्माण करते हैं, तो हम उसका कुछ भाग छोटे छोटे बैच के रूप में चीनी मिट्टी के पात्र में बनाते हैं। तो चीनी की मिट्टी के पात्र में अपेक्षाकृत सुगम होता है। उसको जमीन के नीचे क्योंकि चीनी का मिट्टी का पात्र मोटा होता है नीचे से, तो उसको आप डायरेक्ट जमीन में भी रख सकते हैं, सिर्फ कपड़े से लपेटना होता है और निर्वात स्थान में रखना होता है। तो ये मिट्टी का पात्र तो सर्वथा त्याज्य है, मिट्टी का पात्र नहीं लेना चाहिए हमें आज की डेट में। चीनी का मिट्टी का पात्र आप ले सकते हैं, यदि आप उसका ध्यान उतना रख पाए तो आप चीनी का मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। इसके अलावा
अपेक्षाकृत कम छोटे बैच बनाने के लिए कांच के पात्र बहुत अच्छे होते हैं। कांच के पात्र में आपको बनाना बहुत सुगम होता है, क्योंकि जैसे ही 5 या 6 दिन 7 दिन बाद अलग अलग प्रक्रियाएं ऋतु अनुसार अलग अलग संधान चालू होता है, तो कांच के पात्र में वो आपको ट्रांसपेरेंट होने के कारण संधान प्रक्रिया स्पष्ट दिखती है। वायु के बुलबुले दिखते हैं, संधान की प्रक्रिया दिखती है, तो आपको समझ में आता ही रहता है कि ये संधान प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है, संधान प्रक्रिया शुरू भी है या खत्म हो गई। तो इसलिए कांच का पात्र है। पर कांच का पात्र में जो है ढक्कन की व्यवस्था होती है, उसको आप टाइट ना करें। और मेरे हिसाब से आज की डेट में सबसे सुगम है एयरलॉक। एयरलॉक अमेजोन फ्लिपकार्ट में सभी में अवेलेबल होता है, तो आप एयरलॉक लीजिए। और उसको विधि है, मैं अगले किसी वीडियो में आपको एयरलॉक ढक्कन पे कैसे लगाते हैं कांच के पात्र में, उसकी मैं विधि आपको बता दूंगा। बहुत आसान होता है एयरलॉक, 100 रुपये 150 रुपये का एयरलॉक आ जाता है और बहुत बार इस्तेमाल हो जाता है। और एयरलॉक लगाने से आपका आसव वरिष्ठ बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, उसमें बाहर की वायु का प्रवेश भी नहीं होता है, तो बहुत सुरक्षित हो जाता है कांच का पात्र, पर छोटे बैच के लिए। वृहद स्तर पे बनाने के लिए आज भी सबसे अच्छा जो है वो स्टील का पात्र है। स्टील की टंकियों में बहुत बड़ी बड़ी स्टील की टंकियां 200 लीटर 500 लीटर तक की भी स्टील के पात्र उपलब्ध होते हैं और अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं बड़े बैच को बनाने के लिए। ये जो है ये पात्र वाली जो बात है। अब पात्र जो हमने जो पात्र के कुछ भागों को जाना है, ये बहुत विस्तृत है, हम सूक्ष्म रूप थोड़ा जान रहे हैं इसको संक्षिप्त में। पात्र के साथ साथ पात्र को रखने के विषय में भी बहुत कुछ बताया गया। जैसे मैंने बताया कि किस पात्र को आपको जमीन में सीधे रखना है, किस पात्र को आपको भूसे के ऊपर या चावल के भूसी के ऊपर रखना है, किस पात्र को आपको ढककर कपड़े से ढककर रखना है, किस पात्र को हल्की हवा में रखना है, या किस पात्र को आपको निर्वात में अंधेरे स्थान में रखना है। इसकी विस्तृत में भी हमारा शास्त्र बहुत विस्तृत जानकारी रखता है। तो ये जो है पात्र का यहाँ पर समाप्त होता है। पात्र के साथ इसमें क्वाथ द्रव्य कैसे क्या लें, किस रूप में लें, तो हम ये जानते हैं। जैसा हमने देखा कि आसव वरिष्ठ में है, 2 भागों में हम बनाते हैं इसको संधान कल्पना को। तो आसव जो है वो उनको बिना क्वाथ किए लेना है। तो आसव जब आप बना रहे हैं तो आसव में जो भी द्रव्य आपको लेना है उसे यवकुट लेना चाहिए। यवकुट में यव के आकार के उसके टुकड़े रहने चाहिए, और नीचे का जो भूसा होता है वो आपको नहीं लेना चाहिए, सूक्ष्म द्रव्य, क्योंकि आप यदि छोटे द्रव्य या बुरादा लेते हैं तो वो आपका संधान प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करता है, और साथ ही जो गाद आती है उसमें वो गाद बहुत अधिक आती है। जो गाद आती है उसके साथ साथ वो गाद संधान प्रक्रिया में भी बाधक होता है। इसलिए यवकुट लें औषध द्रव्य को तो आपको यवकुट लेना है। घी या गुड़ मधु या शर्करा जो भी आप ले रहे हैं उसको भी थोड़ा बारीक करके आपको अच्छे से मिला देना चाहिए। जो क्वाथ द्रव्य है आपका या आसव का जो द्रव्य है उसमें अच्छे से आपको मिला देना चाहिए। मिला देने के बाद जो इसमें हमको संधान के लिए किण्व या सुरा बीज या धातकी पुष्प आपको डालना होता है। तो धातकी पुष्प को यवकुट नहीं करना रहता है। धातकी पुष्प को हाथ में ही हल्का सा रगड़कर, बिल्कुल हल्के हाथ से रगड़ के आप उसको संधान जो आसव या अरिष्ट है उसमें आपको डालना चाहिए। धातकी पुष्प को कभी भी यवकुट या चूर्ण नहीं करना चाहिए, उसे वैसा का वैसे ही हाथ से हल्का सा मसल कर ही लेना चाहिए। अब उसके बाद जिस तरह से पात बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह से जल का परिमाण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि संधान के लिए जो द्रव्य लिया जाए वो कैसा द्रव्य लिया जाए। तो द्रव्य जो है वह साफ लेना चाहिए। लवण युक्त या अधिक भारी या अधिक मीठा जल नहीं लेना चाहिए। जल को गर्म करके छना कर ही आसरवश की परीक्षा के प्रयोग के निर्माण के लिए लेना चाहिए, सबसे सुरक्षित वही है। उसके अलावा पहले शास्त्र में TDS वगैरह का वर्णन नहीं है, पर अभी आप यदि आपके पास उपलब्धता है तो जल की TDS या भारीपन जरूर नाप लेनी चाहिए। जैसे जल का परिमाण यहाँ पर जो हुआ, जल का परिमाण में मान परिभाषा में हमने जहाँ देखा था कि गुड़ या पानी का जो मान है वो लेना बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, नहीं तो आपकी संधान प्रक्रिया अच्छी नहीं हो पाएगी।
जो जब आप क्वाथ लेते हैं, क्वाथ करते हैं, तो अर्धांश नहीं क्वाथ कीजिए, चतुर्थांश ही क्वाथ कीजिए। अर्धांश क्वाथ द्रव्य से बनाए हुए जो आसव अरिष्ट हैं वो अपेक्षाकृत कम गुणवान होते हैं और कभी कभी खराब भी हो जाते हैं। इसलिए चतुर्थांश ही लीजिए जिस भी क्वाथ द्रव्य को हम आसव अरिष्ट बनाने के लिए ले रहे हैं। अब यहाँ पर अभी हमें संधान प्रक्रिया समझनी है। संधान प्रक्रिया शास्त्र में आसव या अरिष्ट दोनों के लिए 30 दिन कही गई है। 30 दिन के अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में यह 8 से 10 दिन या 15 दिन 13 दिन में भी संपूर्ण हो जाती है। बसंत ऋतु में 15 से 20 दिन में आसव अरिष्ट की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर जो मीठा या शर्करा, गुड़ या मधु जो हमको लेना है उसका परिणाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मधु, गुड़ और शर्करा ही 3 मुख्य हैं। कहीं कहीं पर गन्ने का रस जो होता है या राब जो है उसका भी विधान हमको बताया है आसव अरिष्ट में लेने के लिए, पर वो हम उसका वर्णन यहाँ पर नहीं करेंगे। हम मधु, गुड़ और शर्करा का ही मेन अभी लेके चलते हैं। जो आप मधु लेते हैं, गुड़ लेते हैं या शर्करा लेते हैं, इसकी शुद्धता की जांच कीजिए। इसमें खट्टापन, खारापन या फिर कीड़े मकोड़े, कचरा, धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए। यदि धूल मिट्टी की आपको संभावना लगती है तो जो आप जल में मधु को, शर्करा को या घृत को घोल लीजिए और उसको छना लीजिए, उसके बाद उपयोग कीजिए। तो जो उसमें कचरा या गंदगी, कंकड़ पत्थर होते हैं वो निकल जाते हैं और वो आसव अरिष्ट में नहीं आ पाते हैं। आसव अरिष्ट में कम मीठा और अधिक मीठा दोनों ही दोषपूर्ण स्थिति है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिए कि शास्त्र अनुसार ही हम मीठे का परिमाण लें। आसव अरिष्ट का जो संधान प्रक्रिया है उसमें जैसा हमने जाना है कि 6 या 7 दिन में संधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कांच के पात्र में आपको स्पष्ट दिखता है कि कैसे हलचल पात्र में बनी हुई है, कैसे बुलबुले उसमें उठ रहे हैं, गैस कैसे उठ रही ऊपर। और एयरलॉक भी जब आप लगाते हैं तो एयरलॉक में भी ऊपर आपको स्पष्ट दिखता है कि अंदर से गैस बाहर की तरफ बाहर आ रही है। तो पूर्व में जब हम इसकी परीक्षा करते थे तो पात्र को 10 दिन 12 दिन बाद खोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका संधान प्रक्रिया का समाप्ति हुई है नहीं या चालू है भी कि नहीं, संधान प्रक्रिया बीच में रुकी तो नहीं है, उसके लिए हमको एक जो टेस्ट बहुत अच्छा उन्होंने परीक्षा बताई थी। जैसे भस्मों के लिए परीक्षा उन्होंने रेखा पूर्णत्व बताया है, वैसे ही संधान प्रक्रिया के लिए दिया सलाई का एक बहुत अच्छा हमको एक युक्ति प्रदान की है। जब आप जलता हुआ दिया सलाई पात्र के मुख पर लेके जाते हैं तो जब संधान प्रक्रिया चलती रहती है तो वो बुझ जाती है, क्योंकि वो CO2 की उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की वहां पर उत्पत्ति होती रहती है। और जब संधान प्रक्रिया बंद हो जाती है तो आपकी दिया सलाई जलते रहती है। इस तरह से आप उसका परीक्षण कर सकते हैं कि ये हो गया। अब संधान प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद हमें आसव और अरिष्ट को छनाकर अच्छे से वस्त्र से, छन्नों से अच्छी तरह से छनाकर उसको रख लेना चाहिए। जब आप छनाते हैं तो किसी में आसव अरिष्ट में नीचे गाद हमको उसमें मिलती है, या तो उसके लिए आजकल मॉडर्न पंप आते हैं। जैसा आपने फिश टैंक के लिए एक पंप देखा होगा कि उससे फिश टैंक का पानी हम खाली करते हैं, उसी तरह से एक पंप आजकल उपलब्ध होता है। उसमें ऊपर का जो आसव अरिष्ट है वो ऊपर आ जाता है और नीचे की गाद बैठी की बैठी रहती है और हमारे आसव अरिष्ट है बिल्कुल भी गाद से रहित हो जाता है। कभी यदि आपको लग रहा है कि आसव अरिष्ट संधान प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप छान कर उसी पात्र को साफ करके उसी में दोबारा से हमारा जो आसव अरिष्ट उसको रख दीजिए। वो 6 या 7 दिन बाद, 5 दिन बाद ऋतु अनुसार अलग अलग दिनों में वह संधान प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और यदि और कुछ सेडिमेंटेशन उसमें या जो छाजन या नीचे जो जमता है वो भी स्पष्ट हो जाता है कि अब ये जमेगा। उसके बाद उसी तरह से आप पंप से ऊपर का उठा लीजिए। अब यह जो नीचे जमता है जो पहले हमने बताया, इसको सूरा बीज कहते हैं। सूरा बीज उसी तरह से है जैसे
कि जो आधुनिक वाइन मेकर्स हैं, तो जो हम उसी बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो आधुनिक शराब का निर्माण है और हमारा जो आशा वरिष्ठ का निर्माण है वो उससे अलग कैसे है। ज़्यादा अधिकतर लोग चाहे वो मरीज हों या वैद्य हों, कुछ वैद्य हों, उन्हें लगता है कि शराब की प्रक्रिया और आशा वरिष्ठ की प्रक्रिया सेम होती है या समान होती है। ऐसा नहीं है। शराब जो होती है उसमें भी संधान ही किया जाता है, पर उसमें अंतर यह होता है कि शराब को संधान प्रक्रिया के बाद उसको उड़ाकर या तिर्यक पातक यंत्र से उसमें से हम अल्कोहल जो वाला जो भाग होता है उसको हम अलग कर लेते हैं और वह जो है वो शराब के रूप में मिल जाती है। यह अलग अलग हो सकता है, जैसे विस्की का कलर पेट्रोल की तरह होता है। अलग अलग द्रव्य से बनी शराब का कलर अलग अलग हो सकता है, जैसे बियर का कलर पीला होता है। ऐसे अलग अलग द्रव्यों से बनी हुई शराब का कलर अलग अलग हो सकता है। आधुनिक शराब निर्माण से साम्य आपको करना है तो जो वाइन का निर्माण होता है, रेड वाइन, वाइट वाइन, अंगूर की शराब जिसे कहते हैं, तो वाइन का निर्माण जो है वो आशा वरिष्ठ कल्पना से सापेक्ष है। जब वाइन का निर्माण करते हैं तो हम उसको संधान के बाद छानकर वैसे ही प्रयोग कर लेते हैं। हम उसको तिर्यक पात्रक यंत्र से या वॉलेटाइल उसका अल्कोहल नहीं निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग है। तो जो आधुनिक सुरा निर्माता जो हैं वह एक स्पेसिफिक ईस्ट पे काम करते हैं, जो उनका व्यावसायिक सीक्रेट होता है, उनका कमर्शियल सीक्रेट होता है। वो एक स्पेसिफिक तरह की वाइन, स्पेसिफिक तरह की विस्की बनाने के लिए हर कंपनी के पास अब एक अनूठा यीस्ट होता है जिसे वो पूर्णतः गुप्त रखते हैं, जिसकी जानकारी किसी और के से नहीं करते हैं। यीस्ट भी अलग अलग प्रकार के की जातियों के होते हैं और एक स्पेसिफिक शराब में एक स्पेसिफिक डेंसिटी का अल्कोहल लाने के लिए अलग अलग किस्म के ईस्ट जो शराब निर्माता वो प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हमारे संधान प्रक्रिया में जैसे बताया हुआ है कि गुड़ के साथ हमको संधानीय द्रव्य जो है वो या मधुक पुष्प, जो महुआ का जो फूल होता है, या और धातकी पुष्प जो है वो संधान के लिए लेते हैं। इसके अतिरिक्त पर कभी कभी इससे संधान नहीं हो पाता है, तो इसके लिए बहुत सरल विधि है जो है वो शुरा बीज है। तो जो आप संधान प्रक्रिया के बाद जो सेडिमेंटेशन नीचे जमा हुआ होता है उसको आप आशा वरिष्ठ छानने के पश्चात उसको सुखाकर गोली बनाकर आपके रख लीजिए और कांच के पात्र में अच्छे से सुरक्षित रख लीजिए। अगली बार जब आप संधान करेंगे तो यह सुरा बीज बहुत लाभदायक आपके लिए होता है। यह ईस्ट की तरह ही काम करता है और आपका संधान प्रक्रिया बहुत ही सुगमता से संभव हो जाती है। तो सुरा बीज या ईस्ट थ्योरी आधुनिक जो शराब निर्माताओं से जो उपयोग में लाते हैं वह भी हमारे आयुर्वेद में ही वर्णित है। तो यह सुरा बीज छानने के पश्चात ही इसमें जो है वो प्रक्षेप द्रव्य जो है जिस प्रकार से हम अवलेह का निर्माण करते हैं और उसमें प्रक्षेप द्रव्य अंतिम प्रक्रिया में डाला जाता है, उसी तरह से आशा वरिष्ठ में भी यदि आपको किसी द्रव्य का प्रक्षेप देना है तो उसको अंत में ही देना है। जैसे इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत से द्रव्य हैं, कस्तूरी है, केसर है, इनका जो है प्रक्षेप द्रव्य वो है देना है, तो वह भी आप संधान प्रक्रिया के पहले डालेंगे तो इनके गुणों में हाश होने की संभावना हो सकती है। इसलिए प्रक्षेप द्रव्य जो है वो अंत में कहा है। किसी आचार्य द्वारा या कभी कभी आप चाहें तो प्रक्षेप देने के बाद पुनः उसे संधान के लिए 5 से 7 दिन रख सकते हैं, जिससे संधानीय द्रव्य का उसके गुण उसमें पूर्णतः से आ जाते हैं। किसी आचार्य द्वारा जब हम शक्कर या मीठा गुड़ जब घोलते हैं उसी दौरान ही वे प्रक्षेप द्रव्य लेने का विधान बोलते हैं। तो आप द्रव्य के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार कि इसमें उड़नशील तैल है या नहीं है, द्रव्य के गुण के अनुसार उसमें प्रक्षेप द्रव्य का आप चयन कीजिए, जिससे अधिक से अधिक उस औषध द्रव्य के गुण
आपके आशा या रिस्ट में आ सकेंगे। जैसे मैंने बताया कि शास्त्रोक्त रूप से आप देखेंगे तो आशा वरिष्ठ निर्माण तो केवल मृतिका पात्र या कांच के पात्र, चीनी मिट्टी के पात्र या लकड़ी के पात्र में ही बताया है। परंतु आज जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सूर्य निर्माण या आशा वरिष्ठ निर्माण कैसे होता है वह मैं आपको बताता हूँ। जो पहली वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण पहली वाली बात है, वह है पात्र। तो पात्र जो है वो आप स्टील के लिए जाते हैं, कम या छोटे बैच बनाने के लिए वे चीनी मिट्टी के या कांच के पात्र लिए जाते हैं। तो आज सबसे सुगम जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे वह है स्टील के पात्र हैं। कुछ इंडस्ट्रीज द्वारा प्लास्टिक सिंटेक्स के बड़े बड़े 20,000 40,000 लीटर के पात्र भी प्रयुक्त किए जाते हैं। परंतु उसके प्लास्टिक के पात्र में बनाने के लिए हमको 2 सावधानी रखनी होती है। पहले तो प्लास्टिक जो है वो फूड ग्रेड प्लास्टिक होना चाहिए। नॉन फूड ग्रेड का प्लास्टिक आपका आशा वरिष्ठ खराब कर सकता है और साथ ही उसमें जो विषैले द्रव्य होते हैं प्लास्टिक में वो हमारे आशा वरिष्ठ में आकर उसको खट्टा या विषैला कर सकते हैं। दूसरी यह कि प्लास्टिक के पात्र बनाने के लिए आपको हाईली स्किल्ड स्टाफ या बहुत ही अनुभव की आवश्यकता है, तभी आपकी निर्माण प्रक्रिया या संधान प्रक्रिया इतने वृहद स्तर पर सफलता पूर्वक सुगम हो पाएगी। तो पात्र का चयन यहाँ पर हमने देख लिया। आज जो है वो या तो स्टील के बड़े पात्रों में या सिंटेक्स या प्लास्टिक के बड़े पात्रों में किया जाता है। दूसरा जो पात्र रखने का भवन है, तो आचार्यों ने तो कहा है कि निर्वात स्थान में हमें या तो पूस के ऊपर, भूसे के ऊपर या पुआल के ऊपर रखना चाहिए। परंतु आज पुआल और इसके ऊपर नहीं रखा जाता है। आज बड़े बड़े 10,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट के बड़े हॉल होते हैं जो निर्वात होते हैं और साथ ही साथ उनमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स लगी होती हैं जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को एक निश्चित मापदंड में रखती है। तभी इतने बृहद स्तर पर संधान की प्रक्रिया सुगमता रूप से हो पाती है। पहले इन तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता था। वैसे ही मैंने आपको बताया कि एयरलॉक ट्यूब जो है वह एयरलॉक ट्यूब बहुत सुगम बना देती है हमारी संधान की प्रक्रिया को। तो आज जो है एयरलॉक ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। साथ ही हमने मान की जो बात की थी, तो मान जो लेने को कहा है वह संहिता अनुसार कहीं कहीं पे किसी किसी द्रव्य में सही नहीं बैठता है और संधान नहीं हो पाता है। तो मान की प्रक्रिया में ही एक जो महत्वपूर्ण भाग है वह है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मापदंड पहले नहीं बताया गया, उपलब्धता भी नहीं थी उपकरण की। पर आज जो है वह स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारा क्वाद द्रव्य है या जो हमारा आसव निर्माण करने का द्रव्य है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निश्चित अंतराल में लेनी चाहिए। और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी जिससे ली जाती है हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर में पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी पर कितना अल्कोहल आपको आपके आसव वरिष्ठ में प्राप्त होगा यह निर्देश होता है। तो इससे आप एक आश्वासन आता है कि हम जो कर रहे हैं हमारी प्रक्रिया पूरी तरह से सही चरणों पे जा रही है। तो 1000 पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1000, वही एक 10 या 12 अल्कोहल वाले जो आशा वरिष्ठ है उसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1000 या 1005 के आसपास में 10 से 12% के अल्कोहल के स्पेसिफिक ग्रेविटी आनी चाहिए। तो ये एक बहुत सुगम तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम या ज़्यादा होने पर आप उसमें उस अनुपात में शर्करा या घृत या मधु मिला सकते हैं। शर्करा, गुड़ या मधु उस अनुपात में आप मिलाकर उसको बैलेंस करके अपने आसव वरिष्ठ को सुरक्षित रूप से संधान करने की प्रक्रिया में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्टोरेज वाली बात है, तो सबसे सुरक्षित स्टोरेज जो है वो जिस प्रकार से प्लास्टिक के पात्र में आसव संधान प्रक्रिया जो है वह नुकसानदायक है, वैसे ही इनका स्टोरेज जो है वो कांच पात्र में ही सबसे उपयुक्त है। प्लास्टिक के पात्र में उसकी जो सवीर्य अवधि है या सेल्फ लाइफ जो है वह उतनी अधिक नहीं रह पाती है, इसलिए कांच का पात्र सबसे उपयुक्त होता है।
उसके ऊपर जो ढक्कन है वो बहुत अच्छा ढक्कन लगना चाहिए, ताकि उसमें वायु का प्रवेश नहीं हो सके। यदि वायु का प्रवेश हो जाए तो कभी कभी आशा वरिष्ठ बनने के पश्चात भी खराब हो जाते हैं या सुप्त हो जाते हैं। इसलिए कांच का पात्र सबसे सुरक्षित माना जाता है आशा वरिष्ठ के संग्रह के लिए। आशा वरिष्ठ प्रक्रिया यहाँ तक कंप्लीट हुई। इसके बाद इसकी मात्रा, जैसे कि संधान प्रक्रियाएं हैं, सभी पंच कषाय कल्पनाएं हैं, तो उसमें स्वरस से उत्तरोत्तर जो मात्रा है वह बढ़ती जाती है या कम होती जाती है उस गुणों के अनुसार। वैसे ही आशा वरिष्ठ की मात्रा जो है वो 2 से 4 तोला जो एडल्ट डोज इसका बोला हुआ है, और 3 से 6 मासा जो है वो बच्चों के लिए या कम हश्व बल वाले पुरुष के लिए लेनी चाहिए। अनुपान आशा वरिष्ठ के लिए सर्वोत्तम 2 गुना जल ही लेना चाहिए। आशा वरिष्ठ जो है पंच कषाय कल्पना में आज की डेट में जो है कम इस्तेमाल किए जाने लगे हैं, और इनकी जगह सायरप ने या काढ़े ने ले लिया है। तो आज का हमारा इस सत्र का उद्देश्य यही था कि आशा वरिष्ठ के से निर्माण संबंधित, उसके उपयोग संबंधी और उनके गुणों संबंधित जो अवेयरनेस है वो आए वैद्यों में, और इनके गुणों को आप समझिए। यह पंचकषाय कल्पना की एक महत्वपूर्ण का एक महत्वपूर्ण कल्प है, और इसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मानव की जो बल है वो कम होते जा रहा है, जो ओज है या जो इम्यूनिटी है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, उसी तारतम्य में हमें कम औषध में अधिक लाभ मरीज तक पहुंचाना है। इसलिए हम यदि आशा वरिष्ठ कल्पनाओं को वही मान सम्मान या वही आदर देंगे जो कि रस रसायन को या कुपीपक रसायनों को हम देते हैं, तो इनका इस्तेमाल भी बढ़ेगा, और इसके लाभ हमें ही होंगे कि हम कम औषध द्रव्य के देकर रोगी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। सत्र छोटा करने के कारण बहुत सी बातें छूट गए हैं, कहीं पर यदि त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार।